अध्याय 1 प्रकाश की किरण। तोशिबा की उत्पत्ति। जापान की तकनीकी दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और उनमें से एक है तोशिबा। ये कहानी उस युग से शुरू होती है जब जापान आधुनिकता की ओर अपने पहले कदम उठा रहा था और दो असाधारण व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा और दूरदर्शिता से एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी जो विश्व मंच पर तकनीकी नवाचार का प्रतीक बनी। तोशिबा की कहानी हिसाशिगे तनाका और इचिसुके फुजिओका की कहानी है, दो व्यक्तियों जिन्होंने जापान को न केवल तकनीकी रूप से समृद्ध किया बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी प्रेरणा देती है। हिसाशिगे तनाका, जिन्हें जापान में कराकुरी गिएमोन यानी यांत्रिक चमत्कारों का जादूगर के नाम से जाना जाता था, एक असाधारण आविष्कारक थे। 1799 में कुरु में वर्तमान फुकुओका प्रांत, वहां पर जन्मे तनाका ने अपनी जवानी में ही यांत्रिक गुड़िया यानी कराकुरी का निर्माण शुरू कर दिया था। ये गुड़िया जो चाय परोस सकती थी या तीरंदाजी कर सकती थी, जापानी कला और तकनीक का अनूठा संगम थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी नैन नैन डोकेई, सदा चलने वाली घड़ी, जिसे 1851 में बनाया गया। ये घड़ी बिना रुके एक वर्ष तक चल सकती थी और ये उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। तनाका की ये जिज्ञासा और नवाचार की भावना ही थी जिसने उन्हें 1875 में टोक्यो के गिंजा में तनाका सेइजो शो यानी तनाका इंजीनियरिंग वर्क्स स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ये कंपनी जापान में भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण में अग्रणी बन गई, जिसने देश के औद्योगिकरण की फाउंडेशन रखी। दूसरी ओर इचिसुके फुजिओका, जिन्हें जापान का एडिसन कहा जाता था, विद्युत की दुनिया में एक क्रांतिकारी नाम थे। 1857 में जन्मे फुजिओका ने टोक्यो के इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पश्चिमी तकनीकों का गहन अध्ययन किया। उस समय जापान में सभी विद्युत लैंप आयात किए जाते थे जो महंगे और दुर्लभ थे। 1878 में फुजिओका ने जापान का पहला आर्क लैंप विकसित किया, जो देश में विद्युत प्रकाश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1890 में उन्होंने अकुनेत्सु शा एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो जापान की पहली कंपनी थी जिसने गर्मा गर्म बल्ब यानी इनकैंडेसेंट लैंप का निर्माण शुरू किया। ये कंपनी बाद में टोक्यो डेनकी यानी टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से जानी गई। फुजिओका का सपना था कि प्रत्येक जापानी घर में विद्युत प्रकाश हो और उनकी ये दृष्टि जापान के आधुनिकीकरण का आधार बनी। तनाका सेइजो शो और अकुनेत्सु शा दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में जापान को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया। तनाका की कंपनी ने भारी मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि फुजिओका की कंपनी ने विद्युत उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था में क्रांति ला दी। 1939 में इन दोनों कंपनियों का विलय हुआ और टोक्यो शिबोरा डेनकी यानी टोक्यो शिबोरा इलेक्ट्रिक कंपनी का गठन हुआ। ये विलय केवल दो कंपनियों का संगम नहीं था, बल्कि ये यांत्रिक और विद्युत इनोवेशन के दो दृष्टिकोणों का मिलन था। इस नई कंपनी ने जल्द ही तोशिबा नाम अपनाया, जो टोक्यो और शिबोरा का संक्षिप्त रूप था। 1978 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम तोशिबा कॉरपोरेशन रख लिया। तोशिबा की इस प्रारंभिक यात्रा में कई चुनौतियां थी। 19वीं सदी के अंत में जापान एक ऐसा देश था जो पश्चिमी तकनीकों को अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संसाधनों और अनुभव की कमी थी। फिर भी तनाका और फुजिओका ने अपनी दृढ़ता और रचनात्मकता से इन बाधाओं को पार किया। उनकी विरासत ने तोशिबा को वो फाउंडेशन दी जिस पर कंपनी ने 20वीं सदी में वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। भारत जैसे देशों में जहां टेक्नोलॉजी प्रगति भी धीरे धीरे हो रही थी, तोशिबा की ये कहानी प्रेरणा देती है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे कदम और बड़े सपने एक राष्ट्र को बदल सकते हैं।
तोशिबा की स्थापना की ये कहानी केवल एक कंपनी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये जापान के औद्योगिक और तकनीकी पुनर्जागरण की कहानी है। इसाशिगे तनाका और इचिसुके फुजिओका की दूरदर्शिता ने न केवल तोशिबा को जन्म दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि ये कंपनी भविष्य में इनोवेशन का प्रतीक बने। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने जापान की विद्युत क्रांति को गति दी और आधुनिक टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी। अध्याय 2, जापान का विद्युत क्रांति, प्रारंभिक नवाचार। तोशिबा की कहानी जो इसाशिगे तनाका और इचिसुके फुजिओका की दूरदर्शिता से शुरू हुई थी, अब एक नए मोड़ पर थी। 19वीं सदी के अंत में जब जापान आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तोशिबा, तब तनाका सेइजो शो और अकुनेत्सु शा के रूप में, जिसने देश की विद्युत क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी औद्योगिक नींव को मजबूत किया और तोशिबा इस परिवर्तन के केंद्र में था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने अपने प्रारंभिक इनोवेशन के माध्यम से जापान को विद्युत शक्ति प्रदान की और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। विद्युत शक्ति की शुरुआत 1880 और 1890 के दशक में जापान में विद्युत शक्ति एक नई अवधारणा थी। अधिकांश शहरों में अभी भी गैस लैंप और तेल के दिए प्रचलित थे। अकुनेत्सु शा, जिसे इचिसुके फुजिओका ने स्थापित किया था, उसने 1890 में जापान के पहले गर्मा-गर्म बल्ब इनकैंडेसेंट लैंप का उत्पादन शुरू किया। ये बल्ब न केवल सस्ते थे, बल्कि आयातित लैंपों की तुलना में अधिक टिकाऊ भी थे। फुजिओका का सपना था कि प्रत्येक जापानी घर में विद्युत प्रकाश पहुंचे और उनकी कंपनी ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया। 1894 तक अकुनेत्सु शा ने टोक्यो और अन्य शहरों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को रोशन करने के लिए विद्युत लैंप की आपूर्ति शुरू कर दी थी। उसी समय तनाका सेइजो शो, जिसे इसाशिगे तनाका ने स्थापित किया था, भारित विद्युत उपकरणों के निर्माण में अग्रणी बन रही थी। 1894 में कंपनी ने जापान का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर विकसित किया, जो कोमागोम नदी पर स्थापित किया गया। ये जनरेटर जापान के पहले जल विद्युत संयंत्र का हिस्सा था, जिसने क्योटो जैसे शहरों को विद्युत आपूर्ति प्रदान की। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले जापान में बिजली उत्पादन के लिए कोयले और भाप पर निर्भरता थी। तनाका सेइजो शो ने ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर और अन्य भारी उपकरणों का निर्माण भी शुरू किया, जो जापान के कारखानों और रेलवे प्रणाली के लिए आवश्यक थे। पश्चिमी सहयोग और तकनीकी प्रगति। तोशिबा की प्रारंभिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था इसका पश्चिमी कंपनियों के साथ सहयोग। 1909 में तनाका सेइजो शो ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक तकनीकी साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत तोशिबा ने जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक की एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। उदाहरण के लिए जीई के सहयोग से तोशिबा ने अधिक कुशल इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर विकसित किए, जो जापान के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण साबित हुए। इस साझेदारी ने तोशिबा को वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दी और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का आत्मविश्वास प्रदान किया। चुनौतियां और दृढ़ता। हालांकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 19वीं सदी के अंत में जापान में तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी थी। अधिकांश मशीनरी और कच्चे माल आयात करने पड़ते थे, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती थी। इसके अलावा 1923 में आए ग्रेट कांटो भूकंप ने टोक्यो और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई, जिसमें तोशिबा के कई कारखाने और सुविधाएं प्रभावित हुई। फिर भी तोशिबा ने इन चुनौतियों का सामना किया और अपनी उत्पादन क्षमता को पुनर्जनन किया। इस दृढ़ता ने कंपनी को न केवल जीवित रहने में मदद की, बल्कि इसे और मजबूत बनाया।
भारत के लिए प्रेरणा। तोशिबा की ये प्रारंभिक यात्रा भारत जैसे देशों के लिए प्रेरणादायक थी, जहां 19वीं और 20वीं सदी में बिजली और औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही थी। जिस तरह तोशिबा ने जापान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई, उसी तरह भारत में भी बिजली आपूर्ति ने विकास को गति दी। तोशिबा की कहानी ये सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। आगे की ओर 1939 में तनाका सेइजो शो और आकुनेत्सु शाह के विलय ने टोक्यो शिबोरा डेनकी यानी तोशिबा को जन्म दिया, जिसने कंपनी को एक नई दिशा दी। इस विलय ने तोशिबा को विद्युत उपकरणों से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक विस्तार करने का अवसर दिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने युद्ध और पुनर्जनन के दौर में अपनी स्थिति को मजबूत किया और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। अध्याय 3, युद्ध और पुनर्जनन 1930 से 1950 तक। तोशिबा, जिसकी नींव हिसाशी के तनाका और इचिसुके फुजिओका की दूरदर्शिता पर टिकी थी, अब 20वीं सदी के तीसरे दशक में एक नई चुनौती के सामने खड़ा था। ये वह दौर था जब जापान और उसके साथ तोशिबा युद्ध और विनाश के दौर से गुजर रहा था। 1939 में तनाका सेइजो शो और आकुनेत्सु शाह के विलय से बनी टोक्यो शिबोरा डेनकी यानी तोशिबा ने न केवल जापान की विद्युत क्रांति को गति दी, बल्कि अब इसे वैश्विक युद्ध और उसके बाद के पुनर्जनन के दौर में अपनी ताकत साबित करनी थी। ये अध्याय तोशिबा की उस यात्रा को दर्शाता है जिसमें उसने युद्ध की आग में तपकर एक नई शुरुआत की और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। युद्ध का दौर 1930 से 1945 तक। 1930 के दशक में जापान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। तोशिबा, जो पहले भारी विद्युत उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था के लिए जाना जाता था, उसको अब युद्ध के लिए उपकरण बनाने का दबाव झेलना पड़ा। कंपनी ने रडार सिस्टम, सैन्य संचार उपकरण और नौसेना के लिए यानी नेवी के लिए विद्युत जनरेटर जैसे उत्पादों का निर्माण शुरू किया। ये बदलाव भी आसान नहीं था, क्योंकि युद्धकालीन संसाधनों की कमी और सरकारी नियंत्रण ने कंपनी की स्वायत्तता को यानी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। फिर भी तोशिबा ने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान किए, जो जापानी सेना के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। हालांकि युद्ध ने तोशिबा के लिए भारी चुनौतियां भी लाई। 1923 के ग्रेट कांटो भूकंप ने पहले ही कंपनी को प्रभावित किया था और अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टोक्यो पर हुए हवाई हमलों ने तोशिबा के कई कारखानों को नष्ट कर दिया। इन हमलों ने कंपनी की उत्पादन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया और कर्मचारियों को युद्धकालीन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। फिर भी तोशिबा के कर्मचारियों और प्रबंधन ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता ने कंपनी को युद्ध के कठिन दौर में जीवित रखा। पुनर्जनन की शुरुआत 1945 से 1950। 1945 में जापान की हार के बाद देश आर्थिक और सामाजिक संकट में डूब गया। तोशिबा भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के कब्जे ने जापानी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए, विशेष रूप से सैन्य उपकरणों के उत्पादन पर। तोशिबा को अब अपनी रणनीति बदलनी थी। कंपनी ने युद्धकालीन उत्पादों से हटकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नागरिक उपयोग के उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। ये एक नया अवसर था, क्योंकि युद्ध के बाद जापान में पुनर्निर्माण की जरूरत थी और लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की तलाश में थे। 1946 में तोशिबा ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा और रेडियो, इलेक्ट्रिक पंखे और घरेलू उपकरणों का उत्पादन शुरू किया। ये उत्पाद जापानी परिवारों के लिए न केवल सुविधाजनक थे, बल्कि आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक भी बन गए। इसके साथ ही तोशिबा ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रोडक्ट का निर्यात शुरू किया,
जिससे कंपनी ने पहली बार वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस दौरान तोशिबा ने अपने अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना शुरू किया ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके। अब भारत के लिए प्रासंगिकता के मुद्दे पर बात करते हैं तो तोशिबा की पुनर्जनन की कहानी भारत जैसे देशों के लिए प्रेरणादायक है। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद 1947 में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का सामना किया। जिस तरह तोशिबा ने युद्ध के बाद उपभोक्ता जरूरतों को समझकर अपनी रणनीति बदली, उसी तरह भारत में भी कंपनियों ने स्थानीय डिमांड के अनुसार इनोवेशन किए। तोशिबा की ये कहानी दर्शाती है कि संकट के समय में लचीलापन और अनुकूलनशीलता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। नई दिशा की ओर 1940 के अंत तक तोशिबा ने न केवल अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त किया, बल्कि वे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था। कंपनी की ये यात्रा युद्ध की तबाही से निकलकर पुनर्जनन और नवाचार की ओर बढ़ने की कहानी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने 1950 और 1960 के दशक में उपभोक्ता युग को अपनाया और जापान को तकनीकी नेतृत्व की ओर ले गया। अध्याय 4 उपभोक्ता युग का उदय 1950 से 1970। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। टोक्यो शिबोरा डेनकी, जिसे अब दुनिया तोशिबा के नाम से जानने लगी थी, उसने युद्ध की तबाही से उबरकर एक नया रास्ता चुना। 1950 और 1960 का दशक वो दौर था जब तोशिबा ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और जापान को तकनीकी नेतृत्व का प्रतीक बनाया। ये अध्याय तोशिबा की उस यात्रा को दर्शाता है जिसमें उसने जापानी घरों को आधुनिक बनाया और वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत। युद्ध के बाद जापान में आर्थिक पुनरुत्थान शुरू हुआ। लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों की तलाश में थे। तोशिबा ने इस अवसर को पहचाना और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा। 1950 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने रेडियो, इलेक्ट्रिक पंखे और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों का उत्पादन शुरू किया। ये उत्पाद जापानी परिवारों के लिए सुविधा और आधुनिकता का प्रतीक बन गए। विशेष रूप से तोशिबा का रेडियो मॉडल, जो किफायती और टिकाऊ था, उसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की। 1959 में तोशिबा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जापान का पहला ट्रांजिस्टर टेलीविजन 14T101 लॉन्च किया। ये टीवी न केवल हल्का और किफायती था, बल्कि इसने जापानी घरों में मनोरंजन की नई संभावनाएं खोल दी। उस समय टेलीविजन एक विलासिता की वस्तु थी, लेकिन तोशिबा ने इसे मध्यम वर्ग के लिए सुलभ बनाया। इस इनोवेशन ने कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्रणी बनाया और जापान के आर्थिक चमत्कार में योगदान दिया। तकनीकी इनोवेशन और अनुसंधान। तोशिबा ने केवल उपभोक्ता उत्पादों तक ही सीमित नहीं रहा, इसने अनुसंधान और विकास उसमें भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। 1960 में कंपनी ने जापान का पहला माइक्रोवेव ओवन पेश किया, जो खाना पकाने की प्रक्रियाओं को तेज और सुविधाजनक बनाता था। ये प्रोडक्ट विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं और छोटे परिवारों के बीच लोकप्रिय हुआ। उसी वर्ष तोशिबा ने TAC यानी तोशिबा ऑटोमेटिक कंप्यूटर विकसित किया, जो जापान का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। TAC, जिसने व्यवसायों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में डेटा प्रोसेसिंग को आसान बनाया, जिससे तोशिबा की तकनीकी क्षमता का लोहा माना गया। वैश्विक विस्तार की शुरुआत। 1950 और 1960 के दशक में तोशिबा ने वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ानी शुरू की। कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से सिंगापुर और हांगकांग में अपने उत्पादों का निर्यात शुरू किया। 1960 में तोशिबा ने अपनी पहली विदेशी सहायक कंपनी तोशिबा अमेरिका उसकी स्थापना की।
ये कदम कंपनी के लिए एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पश्चिमी बाजारों में प्रवेश किया जहां प्रतिस्पर्धा कठिन थी। तोशिबा के रेडियो, टेलीविजन और अन्य उपकरणों ने भी अपनी गुणवत्ता और किफायती कीमतों के कारण विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की। चुनौतियां और समाधान। हालांकि ये दौर चुनौतियों से खाली नहीं था। वैश्विक बाजार में अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और फिलिप्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं था। इसके अलावा जापान में ही अन्य कंपनियां जैसे सोनी और पैनासोनिक तेजी से उभर रही थी। तोशिबा ने इस चुनौती का सामना अपनी गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके दिया। कंपनी ने अपने उत्पादन प्रक्रियाओं को और कुशल बनाया और ग्राहकों की जरूरतों को समझकर नए प्रोडक्ट डिजाइन किए। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की ये यात्रा भारत के लिए प्रेरणादायक है। जहां स्वतंत्रता के बाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार धीरे धीरे विकसित हो रहा था, भारत में भी 1950 और 1960 के दशक में रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रोडक्ट ने मध्यम वर्ग के जीवन को बदला। तोशिबा की तरह भारतीय कंपनियों ने भी किफायती और टिकाऊ प्रोडक्ट पर ध्यान दिया, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ा। आगे की ओर 1950 और 1960 का दशक तोशिबा के लिए उपभोक्ता युग का स्वर्णिम दौर था। कंपनी ने न केवल जापानी घरों को आधुनिक बनाया, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बनाई। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने 1970 और 1980 के दशक में वैश्विक विस्तार को और तेज किया और नई टेक्नोलॉजी जैसे लैपटॉप और डीवीडी के साथ विश्व में अग्रणी बन गया। अध्याय 5 वैश्विक विस्तार 1970 से 1990 तक। 1970 और 1980 का दशक तोशिबा के लिए वैश्विक मंच पर चमकने का समय था। टोक्यो शिबोरा डेनकी, जो अब आधिकारिक तौर पर तोशिबा कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती थी, उसने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी सफलता को आधार बनाकर विश्व बाजार में अपनी पहचान को और मजबूत किया। ये वह दौर था जब तोशिबा ने न केवल जापान बल्कि पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी इनोवेशन का परचम लहराया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने वैश्विक विस्तार, सहयोग और अभूतपूर्व नवाचारों जैसे लैपटॉप और डीवीडी के साथ तकनीकी दुनिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। वैश्विक बाजार में प्रवेश। 1970 के दशक तक तोशिबा ने दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। 1978 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम टोक्यो शिबोरा डेनकी से बदलकर तोशिबा कॉरपोरेशन कर दिया, जो इसके वैश्विक ब्रांड की पहचान को दर्शाता था। इस दशक में तोशिबा ने यूरोप और मध्य पूर्व में भी अपने कार्यालय और विनिर्माण इकाइयां स्थापित की। उदाहरण के लिए 1970 में तोशिबा ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी सहायक कंपनी की शुरुआत की, जिसने यूरोपियन बाजार में टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री को बढ़ाया। कंपनी की स्ट्रेटेजी थी उच्च गुणवत्ता, किफायती कीमत और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उत्पाद बनाना। लैपटॉप की क्रांति TJ3100। 1980 के दशक में तोशिबा ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1985 में तोशिबा ने TJ3100 लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल लैपटॉप माना गया। ये लैपटॉप हल्का, पोर्टेबल और शक्तिशाली था, जिसमें 640 यानी 640 KB रैम और एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी। TJ3100 ने व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग को सुलभ बनाया और इसने तोशिबा को व्यक्तिगत कंप्यूटर बाजार में लीडर बनाया। इस इनोवेशन ने न केवल जापान बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी तोशिबा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जहां ये IBM और कॉम्पैक जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। डीवीडी और अन्य नवाचार। तोशिबा ने 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीकों में भी अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया।
कंपनी ने डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप उस चिप्स में उस उन सारी चिप्स में विश्व नेतृत्व हासिल किया जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा तोशिबा ने चिकित्सा क्षेत्र में भी कदम रखा और 1980 में जापान का पहला MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम विकसित किया, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला दी। 1990 के दशक की शुरुआत में तोशिबा ने DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने फिलिप्स, सोनी और अन्य के साथ मिलकर DVD प्रारूप को मानकीकृत किया, जो होम एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हुए। 1996 में तोशिबा ने पहला DVD प्लेयर लॉन्च किया, जिसने वीडियो और ऑडियो की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह नवाचार तोशिबा की तकनीकी नेतृत्व की क्षमता का प्रतीक था। चुनौतियां और रणनीति। वैश्विक विस्तार के बावजूद तोशिबा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक बाजार में अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा, साथ ही जापान में सोनी और पैनासोनिक जैसे प्रतिद्वंदियों ने कंपनी पर दबाव डाला। इसके अलावा तेजी से बदलती तकनीकी मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर नवाचार की आवश्यकता थी। तोशिबा ने इन चुनौतियों का सामना अनुसंधान और विकास में भारी इन्वेस्टमेंट करके किया। कंपनी ने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया, जैसे कि IBM और सोनी के साथ सेल ब्रॉडबैंड इंजन परियोजना, जिसने भविष्य की टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की वैश्विक विस्तार की कहानी भारत के लिए प्रेरणादायक है। जहां 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उद्योग उभर रहा था, भारत में भी कंपनियों ने स्थानीय और वैश्विक बाजारों के लिए किफायती और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किए। तोशिबा का लैपटॉप और DVD जैसे इनोवेशन भारत में टेक्नोलॉजी प्रगति की फाउंडेशन बने, खासकर जब 1990 के दशक में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। आगे की ओर 1970 और 1980 का दशक तोशिबा के लिए वैश्विक नेतृत्व का दौर था। TJ3100 और DVD जैसे नवाचारों ने कंपनी को तकनीकी दुनिया में अग्रणी बनाया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1990 और 2000 के दशक में तोशिबा ने अपने स्वर्णिम युग को और ऊंचाइयों तक ले गया, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों का सामना भी किया। अध्याय 6 नवाचार का स्वर्ण युग 1990 और 2000 तक। 1990 का दशक तोशिबा के लिए तकनीकी इनोवेशन का स्वर्ण युग था। इस दौर में तोशिबा कॉरपोरेशन ने न केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी बादशाहत कायम रखी, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैश्विक मानकों के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। लैपटॉप, DVD और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तोशिबा ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने विश्व की टेक्नोलॉजी दुनिया को नया आकार दिया। ये अध्याय उस दौर की कहानी बयान करता है जब तोशिबा ने नवाचार की नई ऊंचाइयों को छुआ और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत किया। DVD क्रांति का नेतृत्व। 1990 के दशक की शुरुआत में तोशिबा ने होम एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक क्रांति ला दी। 1996 में कंपनी ने पहला DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क प्लेयर लॉन्च किया, जो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और ऑडियो का अनुभव प्रदान करता था। DVD प्रारूप के विकास में तोशिबा ने फिलिप्स, सोनी और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम किया, जिसने VHS टेपों को तेजी से अप्रचलित कर दिया। तोशिबा का SD3000 DVD प्लेयर उपभोक्ताओं के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि यह किफायती था और बेहतर दृश्य अनुभव प्रदान करता था। इस इनोवेशन ने न केवल तोशिबा की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया, बल्कि विश्व स्तर पर डिजिटल मीडिया के लिए एक नया मानक स्थापित किया। सब नोटबुक PC और पोर्टेबल क्रांति। तो तोशिबा ने 1990 के दशक में व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में भी अपनी नेतृत्व स्थिति को मजबूत किया। 1985 में TJ3100 लैपटॉप की सफलता के बाद
कंपनी ने 1990 में सब नोटबुक पीसी की अवधारणा को पेश किया। तोशिबा का लिब्रेटो मॉडल जो 1996 में लॉन्च हुआ, दुनिया का पहला अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप था। ये छोटा, हल्का और शक्तिशाली डिवाइस था जो व्यवसायियों और यात्रियों के लिए आदर्श था। लिब्रेटो जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग को और सुलभ बनाया और तोशिबा को पर्सनल कंप्यूटर बाजार में अग्रणी बनाए रखा। इस दौरान तोशिबा ने अपने डायनाबुक ब्रांड को भी लोकप्रिय बनाया, जो गुणवत्ता और इनोवेशन का प्रतीक बन गया। सेमीकंडक्टर और चिकित्सा प्रौद्योगिकी। तो तोशिबा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। 1990 के दशक में कंपनी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी DRAM चिप्स की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक थी। ये चिप्स कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक थे। तोशिबा की NAND फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी ने डिजिटल स्टोरेज की दुनिया में क्रांति ला दी, जिसने बाद में USB ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD की फाउंडेशन रखी। इसके अलावा तोशिबा ने चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रगति की। कंपनी के MRI सिस्टम और अल्ट्रासाउंड मशीनों ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सटीक और सुलभ बनाया, विशेष रूप से जापान और यूरोप में। सहयोग और रणनीतिक साझेदारियां। तोशिबा की सफलता का एक बड़ा कारण था इसकी रणनीतिक साझेदारियां। 1990 के दशक में कंपनी ने IBM और सोनी के साथ मिलकर सेल ब्रॉडबैंड इंजन पर काम शुरू किया, जो बाद में प्लेस्टेशन 3 जैसे उपकरणों में इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा तोशिबा ने अपनी सहायक कंपनियों जैसे तोशिबा म्यूजिक इंडस्ट्रीज और तोशिबा केमिकल उनके माध्यम से विविधता लाने की कोशिश की। इन साझेदारियों और विविधीकरण ने तोशिबा को तकनीकी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाया। चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा। हालांकि 1990 का दशक चुनौतियों से खाली नहीं था। वैश्विक बाजार में कोरियाई कंपनियां जैसे सैमसंग और LG तेजी से उभर रही थी, जो सेमीकंडक्टर और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही थी। इसके अलावा तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने तोशिबा को निरंतर इनोवेशन करने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने इस चुनौती का सामना अपने अनुसंधान और विकास बजट को बढ़ाकर और ग्राहक केंद्रित डिजाइन पर ध्यान देकर किया। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा का ये स्वर्ण युग भारत के लिए प्रेरणादायक थे, जहां 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग उद्योग को नया जीवन दिया। भारत में DVD प्लेयर और पर्सनल कंप्यूटर जैसे उत्पादों ने मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रियता हासिल की। तोशिबा की तरह भारतीय कंपनियों ने भी वैश्विक मानकों को अपनाकर स्थानीय बाजार में नवाचार किए। आगे की ओर 1990 का दशक तोशिबा के लिए तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक पहचान का शिखर था। DVD, सब नोटबुक और सेमीकंडक्टर जैसे नवाचारों ने कंपनी को विश्व मंच पर स्थापित किया। लेकिन 2000 के दशक में कई नई चुनौतियां सामने आई, जैसे HD DVD वर्सेस ब्लू-रे की लड़ाई। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाई और नई चुनौतियों का सामना किया। अध्याय 7, भारत में तोशिबा, एक नया अध्याय। 1990 के दशक तक तोशिबा ने वैश्विक मंच पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता स्थापित कर दी थी। DVD, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसे नवाचारों ने इसे विश्व में एक जाना माना नाम बना दिया था। लेकिन तोशिबा की कहानी केवल जापान या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं थी। भारत, जो तेजी से उभरता हुआ आर्थिक और तकनीकी केंद्र था, तोशिबा के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में कैसे योगदान दिया और भारतीय बाजार में कैसे अपनी छाप छोड़ी। तो भारत में प्रवेश। तोशिबा ने भारत में अपनी यात्रा 1980 के दशक में शुरू की, जब उसने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों के आयात के माध्यम से भारतीय बाजार में कदम रखा।
हालांकि भारत में तोशिबा की असली शुरुआत 2008 में हुई, जब कंपनी ने तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। ये कदम भारत के आर्थिक उदारीकरण और बढ़ते औद्योगिक अवसरों का परिणाम था। तोशिबा ने भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में देखा। कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में अपने अपने कार्यालय स्थापित किए और ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। विजय इलेक्ट्रिकल्स का अधिग्रहण। तोशिबा की भारत में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी 2013 में विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण। विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी थी, जो बिजली वितरण और ट्रांसमिशन उपकरणों में विशेषज्ञ थी। तोशिबा ने इस अधिग्रहण के लिए लगभग $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसने कंपनी को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस अधिग्रहण के बाद तोशिबा ने हैदराबाद में एक अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित की, जो ट्रांसफार्मर और स्विच गियर जैसे उपकरणों का उत्पादन करती थी। ये इकाई भारत की बिजली आपूर्ति और ग्रिड स्थिरता में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा बनी। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में योगदान। तोशिबा ने भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए विद्युत उपकरण और सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किए, जिसने रेल परिवहन को और सुरक्षित और कुशल बनाया। इसके अलावा तोशिबा ने भारत की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों में भी भाग लिया। उदाहरण के लिए कंपनी ने सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की आपूर्ति की, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप थी। तोशिबा की हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर सिस्टम ने भी भारत के कई राज्यों में बिजली उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांड छवि। हालांकि तोशिबा ने भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में शुरुआती सफलता हासिल की थी, लेकिन 2000 के दशक के बाद कंपनी ने भारत में इस क्षेत्र से धीरे धीरे दूरी बना ली। इसके बजाय तोशिबा ने ऊर्जा और औद्योगिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी तोशिबा के लैपटॉप और डीवीडी प्लेयर जैसे उत्पादों ने 1990 और 2000 के दशक में भारतीय मध्यम वर्ग के बीच अपनी पहचान बनाई थी। कंपनी ने भारत में अपनी ब्रांड इमेज को विश्वसनीयता और इनोवेशन के साथ जोड़ा, जो आज भी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कायम है। चुनौतियां और रणनीति। भारत में तोशिबा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे सीमेंस और जीई जनरल इलेक्ट्रिक, जिसने ऊर्जा क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी। इसके अलावा भारत की जटिल नियामक प्रणाली और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों ने कंपनी के लिए शुरुआती वर्षों को कठिन बनाया। तोशिबा ने इन चुनौतियों का सामना स्थानीय साझेदारियों और अनुसंधान पर ध्यान देकर किया। कंपनी ने भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के साथ मिलकर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित किए। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की भारत में यात्रा भारतीय उद्यमियों और नीति निर्माताओं के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह तोशिबा ने भारत की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को समझकर इन्वेस्टमेंट किया, उसी तरह भारतीय कंपनियां भी वैश्विक तकनीक को अपनाकर स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकती है। विजय इलेक्ट्रिकल्स का अधिग्रहण इस बात का उदाहरण है कि कैसे वैश्विक और स्थानीय ताकतों का संगम विकास को गति दे सकता है। आगे की ओर, भारत में तोशिबा की स्थापना ने कंपनी को एक नया आयाम दिया। ये अध्याय न केवल भारत में कंपनी की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे तोशिबा ने स्थानीय और वैश्विक लक्ष्यों को संतुलित किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 2000 के दशक में तोशिबा ने वैश्विक चुनौतियों जैसे एचडी डीवीडी बनाम ब्लू-रे उसका सामना किया और अपनी रणनीति को नया रूप दिया। अध्याय 8 चुनौतियों का सामना,
2000 से 2015 तक। 2000 का दशक तोशिबा के लिए एक मिश्रित दौर था। ये एक और कंपनी ने डीवीडी, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अपनी तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखा। दूसरी ओर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आंतरिक गलतियों ने इसे अभूतपूर्व चुनौतियों से रूबरू कराया। ये वह समय था जब तोशिबा को तकनीकी युद्धों जैसे एचडी डीवीडी बनाम ब्लू रे की लड़ाई और गंभीर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने इन तूफानों का सामना किया और अपनी वैश्विक पहचान को बचाने की कोशिश की। एचडी डीवीडी बनाम ब्लू रे, एक टेक्नोलॉजी वॉर। 2000 के दशक की शुरुआत में होम एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया युद्ध शुरू हुआ। तोशिबा ने एचडी डीवीडी यानी हाई डेफिनिशन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क प्रारूप डेवलप किया, जो अगली पीढ़ी का वीडियो स्टोरेज समाधान था। यह डीवीडी का एडवांस वर्जन था, जो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और ऑडियो प्रदान करता था। तोशिबा ने माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर एचडी डीवीडी को बढ़ावा दिया, लेकिन सोनी के नेतृत्व में ब्लू रे प्रारूप ने कड़ी टक्कर दी। दोनों प्रारूपों के बीच ये लड़ाई टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे चर्चित प्रतिस्पर्धाओं में से एक बन गई। 2008 में ब्लू रे ने बाजार में जीत हासिल की, जब प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो और रिटेलरों ने इसका समर्थन किया। तोशिबा को एचडी डीवीडी परियोजना को बंद करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ। इस हार ने तोशिबा की फाइनेंशियल स्थिति और ब्रांड इमेज को प्रभावित किया। फिर भी कंपनी ने इस असफलता से, इस फेलियर से सबक लिया कि अपनी रणनीति को फिर से आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से दूरी। 2000 के दशक में तोशिबा ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना किया। कोरियन कंपनियां जैसे सैमसंग और एलजी ने टेलीविजन और अन्य उपकरणों के बाजार में अपना कब्जा कर लिया था। 2000 के दशक के मध्य तक तोशिबा ने सीआरटी और प्लाज्मा टीवी के उत्पादन को धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि एलईडी और एलसीडी टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा था। इसके बजाय कंपनी ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। ये रणनीतिक बदलाव भारत जैसे नवाचारों में भी दिखाई दिया, जहां तोशिबा ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में औद्योगिक समाधानों पर अधिक जोर दिया। 2015 का लेखा घोटाला। तो 2015 में तोशिबा एक गंभीर संकट में फंस गया, जब एक स्वतंत्र जांच में पता चला कि कंपनी ने 7 वर्षों यानी 2008 से 2014 तक अपने मुनाफे को $1.59 बिलियन, लगभग 152 बिलियन येन तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। ये लेखा घोटाला कॉरपोरेट प्रशासन में गंभीर खामियों का परिणाम था। तोशिबा के प्रबंधन ने दबाव में मुनाफे को बढ़ाने के लिए गलत लेखांकन पद्धतियों का सहारा लिया था। इस घोटाले ने कंपनी की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया और इसके शेयर की कीमतें 40% तक गिर गई। इसके परिणाम स्वरूप तोशिबा के सीईओ इसाओ तनाका सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इस संकट ने तोशिबा को अपनी कॉरपोरेट संस्कृति और प्रशासन को सुधारने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने पारदर्शिता बढ़ाने और लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। हालांकि इस घोटाले ने कंपनी की वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित किया और भविष्य के लिए नई चुनौतियां खड़ी की। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की ये कहानी भारत के लिए कई सबक देती है। भारत में भी 2000 के दशक में कई कंपनियों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कॉरपोरेट प्रशासन की चुनौतियों का सामना किया। तोशिबा का एचडी डीवीडी की हार और लेखा घोटाले से उबरने का प्रयास ये दर्शाता है कि असफलताओं से सीखकर और पारदर्शिता अपनाकर कंपनियां पुनर्जनन कर सकती है। भारत में तोशिबा की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रणनीति ने कंपनी को
स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखा। आगे की ओर 2000 से 2015 का दौर तोशिबा के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन इसने कंपनी को अपनी कमजोरियों को पहचानने और नई दिशा अपनाने का अवसर भी दिया। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने 2015 के बाद वित्तीय संकटों जैसे वेस्टिंग हाउस के दिवालियापन उसका सामना कैसे किया और पुनर्गठन के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। अध्याय 9 वित्तीय संकट और पुनर्गठन 2015 से 2020 तक। 2015 तक तोशिबा कॉरपोरेशन ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन और वैश्विक विस्तार में अपनी पहचान बनाई थी। लैपटॉप, डीवीडी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां विश्व स्तर पर सराही गई थी। लेकिन 2015 का लेखा घोटाला और उसके बाद वेस्टिंग हाउस का दिवालियापन कंपनी के लिए अभूतपूर्व संकट लेकर आया। ये वह दौर था जब तोशिबा को अपनी विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिरता और भविष्य की रणनीति को फिर से परिभाषित करना पड़ा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने इन तूफानों का सामना किया और पुनर्गठन के माध्यम से एक नई शुरुआत की। लेखा घोटाले का आघात 2015 में एक स्वतंत्र जांच ने खुलासा किया कि तोशिबा ने 2008 से 2014 के बीच अपने मुनाफे को $1.59 बिलियन तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। ये लेखा घोटाला कॉरपोरेट प्रशासन में गंभीर खामियों का परिणाम था, जहां प्रबंधन ने मुनाफे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गलत लेखांकन पद्धतियों का सहारा लिया था। इस खुलासे ने निवेशकों और शेयर धारकों का भरोसा तोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप तोशिबा के शेयर की कीमतें 40% तक गिर गई। कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और सीईओ इसाओ तनाका सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। तोशिबा ने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। कंपनी ने अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नए गाइडलाइन लागू किए और कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति की स्थापना की। इस घोटाले ने तोशिबा को यह सिखाया कि दीर्घकालिक विश्वसनीयता अल्पकालिक मुनाफे से अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये संकट केवल शुरुआत था। वेस्टिंग हाउस का दिवालियापन 2006 में तोशिबा ने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कंपनी वेस्टिंग हाउस को $5.4 बिलियन में अधिग्रहित किया था, ताकि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सके। शुरू में ये अधिग्रहण एक आशाजनक कदम लग रहा था, क्योंकि क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा ने परमाणु ऊर्जा इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया। सुरक्षा चिंताएं बढ़ी और वेस्टिंग हाउस की परियोजनाओं में लागतें अनियंत्रित हो गई। 2017 में वेस्टिंग हाउस ने अमेरिका में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जिसके परिणाम स्वरूप तोशिबा को $6 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। इस संकट ने कंपनी को वित्तीय रूप से लगभग बर्बाद कर दिया। पुनर्गठन की रणनीति लेखा घोटाले और वेस्टिंग हाउस के दिवालियापन ने तोशिबा को अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने गैर प्रमुख व्यवसायों को बेचने और अपने मुख्य क्षेत्रों एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 2018 में तोशिबा ने अपने प्रतिष्ठित पर्सनल कंप्यूटर व्यवसाय डायनाबुक उसको जापानी कंपनी शार्प को बेच दिया। उसी वर्ष कंपनी ने अपनी मेमोरी चिप इकाई तोशिबा मेमोरी, बाद में कियोशिया, उसको $18 बिलियन में एक कंसोर्टियम को बेच दिया गया। इन बिक्री से प्राप्त धन ने तोशिबा को वित्तीय संकट से उबरने और अपने कर्ज को कम करने में मदद की। 2018 में तोशिबा ने अपने कॉर्पोरेट दर्शन को एसेंस ऑफ तोशिबा के रूप में पुनर्जनन किया, जिसमें लोगों के लिए प्रतिबद्ध, भविष्य के लिए प्रतिबद्ध का संदेश था। इस दर्शन ने कंपनी को पारदर्शिता, नवाचार
और सामाजिक जिम्मेवारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। तोशिबा ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश जारी रखा, विशेष रूप से भविष्य की तकनीकों जैसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और सॉलिड स्टेट लीडर में। भारत में प्रभाव। भारत में तोशिबा ने इस संकट के दौरान अपनी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को बनाए रखा। 2013 में विजय इलेक्ट्रिकल्स के अधिग्रहण के बाद तोशिबा ने हैदराबाद में ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर के उत्पादन को बढ़ाया, जो भारत के बिजली ग्रिड को मजबूत करने में सहायक रहा। कंपनी ने भारतीय रेलवे और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी योगदान दिया। हालांकि वैश्विक संकटों का भारत में तोशिबा की गतिविधियों पर असर पड़ा, लेकिन कंपनी ने स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अपनी रणनीति को अनुकूलित किया। चुनौतियां और सबक। इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी तोशिबा की वित्तीय स्थिरता को पुनर्जनन करना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से सैमसंग और TSMC जैसे सेमीकंडक्टर दिग्गजों से, जिसने कंपनी पर दबाव डाला। फिर भी तोशिबा ने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और रणनीतिक पुनर्गठन के माध्यम से इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा का ये संकट और पुनर्जनन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। भारत में कई कंपनियों ने भी वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया है। तोशिबा की ये कहानी दर्शाती है कि पारदर्शिता, रणनीतिक बिक्री और मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करके संकटों से उबरा जा सकता है। भारत में तोशिबा की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रणनीति ने इसे स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखा। आगे की ओर 2015 से 2020 का दौर तोशिबा के लिए पुनर्जनन का समय था। लेखा घोटाले और वेस्टिंग हाउस के दिवालियापन ने कंपनी को झकझोरा, लेकिन इसने नई रणनीतियों और दर्शन के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा ने क्वांटम और डिजिटल नवाचारों को अपनाकर भविष्य की टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अध्याय 10, नई दिशा, क्वांटम और डिजिटल नवाचार। 2015 के लेखा घोटाले और वेस्टिंग हाउस के दिवालियापन ने तोशिबा को गहरे संकट में डाल दिया था, लेकिन इसने कंपनी को एक नई दिशा अपनाने का अवसर भी प्रदान किया। 2015 से 2020 के बीच तोशिबा ने अपने व्यवसाय को पुनर्गठित किया और भविष्य की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौर में कंपनी ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सॉलिड स्टेट लीडर और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में निवेश किया, जो डिजिटल युग की चुनौतियों का जवाब थी। ये अध्याय तोशिबा की उस यात्रा को दर्शाता है जिसमें उसने अपने अतीत के सबक को अपनाकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सुरक्षा की नई सीमा। 2020 में तोशिबा ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कंपनी ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो डेटा ट्रांसमिशन को अभेद्य बनाती थी। ये तकनीक क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो हैकिंग को लगभग असंभव बनाती थी। तोशिबा ने जापान, यूरोप और अमेरिका में वित्तीय संस्थानों और सरकारी संगठनों के लिए QKD आधारित समाधान पेश किए। इस इनोवेशन ने तोशिबा को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब डेटा उल्लंघन और साइबर हमले वैश्विक चिंता का विषय बन गए थे। भारत जैसे देशों में जहां डिजिटल इंडिया पहल डेटा सुरक्षा को प्रायोरिटी दे रही थी, तोशिबा की ये टेक्नोलॉजी भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती थी। सॉलिड स्टेट लीडर और स्वायत्त ड्राइविंग। तोशिबा ने स्वायत्त ड्राइविंग और स्मार्ट परिवहन के लिए सॉलिड स्टेट लीडर, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी में भी निवेश किया। ये टेक्नोलॉजी वाहनों को उसके आसपास के वातावरण को 3D में मैप करने में सक्षम बनाती थी, जो स्वचालित वाहनों के लिए आवश्यक थी। 2020 तक तोशिबा ने एक कॉम्पैक्ट और ऊर्जा कुशल लीडर सिस्टम डेवलप किया,
जो पारंपरिक लीडर की तुलना में अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी था। इस टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तोशिबा की स्थिति को मजबूत किया और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इसके उपयोग की संभावनाएं बढ़ाई। भारत में जहां स्मार्ट सिटी और स्वायत्त परिवहन प्रणालियां विकसित हो रही थी, तोशिबा की ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए रिलेवेंट थी। हाइड्रोजन ईंधन सेल स्वच्छ ऊर्जा की ओर। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तोशिबा ने हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने H2 रैक नामक एक हाइड्रोजन आधारित बिजली उत्पादन प्रणाली विकसित की, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती थी। ये प्रणाली औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छ यानी क्लीन एनर्जी प्रदान करने में सक्षम थी। 2020 तक तोशिबा ने जापान में कई पायलट परियोजनाएं शुरू की, जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही थी। भारत, जो 2030 तक नेट जीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था, तोशिबा की इस टेक्नोलॉजी से लाभ उठा सकता था, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में। एसेंस ऑफ तोशिबा, जिसका पुनर्गठन। तो 2018 में तोशिबा ने अपने कॉर्पोरेट दर्शन को एसेंस ऑफ तोशिबा के रूप में पुनर्जनन किया, जिसमें लोगों के लिए प्रतिबद्ध, भविष्य के लिए प्रतिबद्ध का संदेश था। इस दर्शन ने कंपनी को इनोवेशन, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेवारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। तोशिबा ने अपने अनुसंधान और विकास बजट को बढ़ाया और सिम्युलेटेड डिफ्यूरिकेशन एल्गोरिथम जैसी टेक्नोलॉजी पर काम किया, जो जटिल समस्याओं को हल करने में उपयोगी थी। ये दर्शन कंपनी की नई दिशा का प्रतीक था, जो अतीत की गलतियों से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ रही थी। चुनौतियां और अवसर। इन नवाचारों के बावजूद तोशिबा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में सैमसंग और TSMC जैसे दिग्गजों की प्रतिस्पर्धा ने कंपनी पर दबाव डाला। इसके अलावा वित्तीय पुनर्गठन के बाद निवेशकों का भरोसा पुनर्जनन करना एक चुनौती थी। तोशिबा ने इनका सामना रणनीतिक साझेदारियों और स्थानीय बाजारों के लिए अनुकूलित समाधानों के माध्यम से किया। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की ये नई दिशा भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। भारत में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और क्लीन एनर्जी पहले तेजी से बढ़ रही है। तोशिबा की क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी टेक्नोलॉजी भारत की डिजिटल और पर्यावरणीय महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दे सकती है। भारत में तोशिबा की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर और रेलवे सिस्टम, इस नई दिशा को और मजबूत करती है। आगे की ओर 2015 से 2020 का दौर तोशिबा के लिए पुनर्जनन और नवाचार का समय था। क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को भविष्य के लिए तैयार किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक तोशिबा ने अपनी विरासत को बनाए रखते हुए नई चुनौतियों और अवसरों का सामना किया। अध्याय 11, आधुनिक तोशिबा, चुनौतियां और अवसर। 2020 तक तोशिबा कॉरपोरेशन ने अपने अतीत के संकट, लेखा घोटाले और वेस्टिंगहाउस के दिवालियापन से सबक लेते हुए एक नई दिशा अपनाई थी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे इनोवेशंस ने कंपनी को भविष्य की टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया। लेकिन ये दौर भी चुनौतियों से खाली नहीं था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अनिश्चितताएं और 2023 में दिवालियापन की अफवाहों ने तोशिबा की राह को जटिल बनाया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक तोशिबा ने अपनी विरासत को बनाए रखते हुए नई चुनौतियों का सामना किया और भविष्य के अवसरों को अपनाया। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान। 2020 के बाद तोशिबा ने अपनी रणनीति को ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर केंद्रित किया। कंपनी ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन और लैपटॉप से दूरी बनाकर औद्योगिक और सामाजिक समाधानों पर जोर दिया। तोशिबा ने हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा प्रणालियों जैसे H2 रैक उसको बढ़ावा दिया।
जो कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी प्रणालियों में इन्वेस्टमेंट किया, जो जापान और अन्य देशों में स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन दे रही थी। भारत में तोशिबा ने अपनी हैदराबाद इकाई के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर का उत्पादन जारी रखा, जो देश के बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक रहा। क्वांटम और डिजिटल इनोवेशन। तोशिबा ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और सॉलिड स्टेट लीडार जैसी टेक्नोलॉजी में अपनी प्रगति को और तेज किया। 2020 में शुरू की गई क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तोशिबा को अग्रणी बनाए रखा। कंपनी ने वित्तीय और सरकारी संगठनों के लिए सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन समाधान प्रदान किए। इसके अलावा सॉलिड स्टेट लीडर ने स्वायत्त ड्राइविंग और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में तोशिबा की स्थिति को मजबूत किया। सिम्युलेटेड बिफ्यूरिकेशन एल्गोरिदम जैसे इनोवेशंस ने जटिल समस्याओं जैसे सप्लाई चेन अनुकूलन को हल करने में मदद की। ये तकनीकें भारत जैसे देशों के लिए प्रासंगिक थी, जहां डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी पहले डेटा सुरक्षा और बुद्धिमान परिवहन को प्रायोरिटी दे रही थी। दिवालियापन की अफवाहें और वास्तविकता। तो 2023 में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि तोशिबा दिवालियापन की कगार पर है। ये अफवाहें कंपनी के पिछले वित्तीय संकटों और शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण उभरी। हालांकि ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे और तोशिबा के आधिकारिक बयानों द्वारा खारिज किए गए। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह पुनर्गठन के दौर से गुजर रही थी और अपने मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। 2020 के बाद तोशिबा ने अपने कर्ज को काफी हद तक कम किया था, विशेष रूप से तोशिबा मेमोरी और डायनाबुक की बिक्री से प्राप्त धन के माध्यम से। फिर भी इन अफवाहों ने निवेशकों के बीच अनिश्चितताएं पैदा की, जिससे तोशिबा को अपनी पारदर्शिता और संचार रणनीति को और मजबूत करना पड़ा। चुनौतियां और रणनीति। तो आधुनिक तोशिबा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में सैमसंग और TSMC जैसे दिग्गजों की प्रतिस्पर्धा ने कंपनी पर दबाव डाला। इसके अलावा ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने निरंतर नवाचार की मांग की। तोशिबा ने इन चुनौतियों का सामना रणनीतिक साझेदारियों और स्थानीय बाजारों के लिए अनुकूलित समाधानों के माध्यम से किया। भारत में कंपनी ने रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक रहा। भारत के लिए प्रासंगिकता। तोशिबा की आधुनिक रणनीति भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट सिटी और डिजिटल परिवर्तन की पहले तेजी से बढ़ रही है। तोशिबा की हाइड्रोजन ईंधन सेल और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी भारत के नेट जीरो और डिजिटल इंडिया लक्ष्यों को समर्थन दे सकती है। हैदराबाद में तोशिबा की विनिर्माण इकाई और रेलवे परियोजनाएं भारत के विकास में कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये भारत के लिए एक सबक है कि कैसे एक कंपनी संकटों से उबरकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। आगे की ओर, आधुनिक तोशिबा ने अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कोशिश की है। ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और डिजिटल नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करके कंपनी ने अपनी विरासत को बनाए रखा। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तोशिबा की ये यात्रा एक स्थायी विरासत बन गई और भविष्य के लिए इसकी दृष्टि क्या है। अध्याय 12, तोशिबा की विरासत, भविष्य की ओर। तोशिबा की कहानी एक सदी से अधिक की यात्रा है, जो नवाचार, दृढ़ता और पुनर्जनन की कहानी है। हिसाशिगे तनाका और इचिसुके फुजिओका द्वारा 19वीं सदी में रखी गई नींव से लेकर आधुनिक युग में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी तक,
तोशिबा ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को नया आकार दिया, लेकिन ये यात्रा केवल सफलताओं की नहीं, बल्कि चुनौतियों, असफलताओं और उनसे सीखने की कहानी भी है। इस अंतिम अध्याय में हम तोशिबा की विरासत पर विचार करेंगे, इसके सबक को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कंपनी भविष्य के लिए अपनी दृष्टि को जीवित रख रही है। एक शानदार विरासत। तो तोशिबा की शुरुआत 1875 में तनाका सेइजो शो और 1890 में अकुनेत्सु शाह के साथ हुई थी। इन दोनों ने जापान को विद्युत क्रांति की ओर ले जाया और 1939 में उनके विलय ने टोक्यो शिबोरा डेंकी यानी तोशिबा को जन्म दिया। कंपनी ने जापान के पहले ट्रांजिस्टर टेलीविजन 1959, दुनिया के पहले लैपटॉप TJ3100 1985 और डीवीडी 1996 जैसे नवाचारों के साथ विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई। तोशिबा ने चिकित्सा क्षेत्र में MRI सिस्टम, ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल और साइबर सुरक्षा में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ मानव जीवन को बेहतर बनाया। भारत में विजय इलेक्ट्रिकल्स के 2013 के अधिग्रहण और रेलवे परियोजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। ये विरासत केवल टेक्नोलॉजी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान की भी है। चुनौतियों से सीख। तो तोशिबा की यात्रा चुनौतियों से भरी रही। 2008 में HD DVD की हार, 2015 का लेखा घोटाला और 2017 में वेस्टिंग हाउस का दिवालियापन कंपनी के लिए गंभीर संकट थे। इन असफलताओं ने तोशिबा को कॉरपोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक योजना के महत्व को सिखाया। कंपनी ने अपने गैर प्रमुख व्यवसायों जैसे डायनाबुक और तोशिबा मेमोरी को बेचकर और ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करके इन संकटों से उबरने की कोशिश की। 2023 की दिवालियापन की अफवाह है, हालांकि अतिशयोक्तिपूर्ण थी। उसने कंपनी को अपनी संचार रणनीति को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। ये सबक भारत जैसे देशों के लिए प्रासंगिक है, जहां कॉरपोरेट प्रशासन और आर्थिक अनिश्चितताएं उद्यमियों के लिए चुनौती बनती रहती है। लोगों के लिए प्रतिबद्ध, भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। 2018 में तोशिबा ने अपने दर्शन एसेंस ऑफ तोशिबा उसको पुनर्जनन किया, जिसमें लोगों के लिए प्रतिबद्ध, भविष्य के लिए प्रतिबद्ध का संदेश था। ये दर्शन कंपनी की दिशा को परिभाषित करता है। तोशिबा ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सॉलिड स्टेट लीडर और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखा, जो डिजिटल सुरक्षा, स्वायत्त परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। कंपनी का अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निरंतर निवेश इसकी बाजार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में तोशिबा की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं जैसे कि स्मार्ट ग्रिड और रेलवे सिग्नलिंग देश के डिजिटल इंडिया और नेट जीरो लक्ष्यों के साथ संरेखित है। भारत के लिए प्रेरणा। तोशिबा की कहानी भारत के लिए कई मायनों में प्रेरणादायक है। भारत जो तकनीकी और आर्थिक विकास के दौर से गुजर रहा है, तोशिबा की दृढ़ता और इनोवेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। जिस तरह तोशिबा ने संकटों से उबरकर भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाया, उसी तरह भारतीय कंपनियां भी वैश्विक मानकों को अपनाकर स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकती है। तोशिबा की भारत में उपस्थिति, विशेष रूप से ऊर्जा और रेलवे क्षेत्रों में, ये दर्शाती है कि कैसे वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय जरूरतों का संगम विकास को गति दे सकता है। भविष्य की ओर। तोशिबा की ये विरासत केवल अतीत की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है, एक विजन है। कंपनी का ध्यान स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सुरक्षा और बुद्धिमान बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। वैश्विक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा तोशिबा के लिए नए अवसर प्रस्तुत करती है। भारत जैसे देशों में जहां तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक विकास एक साथ चल रहे हैं, तोशिबा की तकनीकी और दर्शन
प्रासंगिक बने रहेंगे, रिलेवेंट बने रहेंगे। तोशिबा की कहानी हमें सिखाती है कि नवाचार, दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेवारी के साथ कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपका दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।